प्रिय छात्रों, आज हम लोग मुगल काल में अगला शासक यानी अकबर पढ़ने जा रहे हैं। अकबर के पढ़ाने से पूर्व एक बात जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि यद्यपि कि मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर ने की 1526 ईस्वी में, लेकिन 1526 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी का जो पीरियड है मुगल वंश का, वो स्थिरता का काल नहीं। उसमें मुगल वंश पूर्ण रूप से भारत में स्थापित नहीं होगा, क्योंकि 3 वर्ष 8 महीने का जो बाबर का कार्यकाल था वो पूरा का पूरा युद्धों का कार्यकाल था। प्रशासन के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में शासन को स्थायित्व देने के लिए बाबर कुछ नहीं कर पाया और अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसका पुत्र हुमायूं शासन बनता है तो अफगानों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ गुजरात का जो बहादुर शाह था वो उसका प्रबल प्रतिद्वंदी। तो गुजरात के बहादुर शाह से, बंगाल के नुसरत शाह से और बिहार के शेर खां और महमूद लोदी, ये सब जो नाम आपके सामने हैं, ये सब हुमायूं को 10 वर्षों तक परेशान करते हैं और अंत में 1540 में हुमायूं भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर 15 वर्षों तक निर्वासित रहता है। इन 15 वर्षों के बीच का इतिहास सूर्यवंश के रूप में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसका महत्वपूर्ण शासक शेरशाह सूरी। और फिर 55 में पुनः हुमायूं सफल होता है मुगल वंश को पुनर्स्थापित करने, लेकिन दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता है और 6 ही माह के अंदर जनवरी 1556 में सीढ़ियों से लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद उसका पुत्र अकबर शासक होता है। अकबर के शासन बनने के बाद मुगल वंश वास्तविक रूप से भारत में स्थापित है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो साम्राज्य अकबर को सम्राट बनते समय मिला था, उसमें सिर्फ पंजाब और उसके कुछ निकट के क्षेत्र शामिल, बाकी संपूर्ण भारत क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित था। तो अकबर ने एक विशाल साम्राज्य अपने 49 वर्षीय शासनकाल में बनाया। अब जो साम्राज्य बनाया अकबर ने 49 वर्षों में, एक विशाल साम्राज्य कश्मीर से लेकर करके गोलकुंडा बीजापुर तक, वो साम्राज्य न सिर्फ उसके जीवन काल तक बल्कि उसके पुत्र और पौत्रों तक भी स्थिर रहा, यानी बना रहा। उसमें और वृद्धि हुई, कमी कभी नहीं हुई। सिर्फ एक फारस को छोड़कर, कंधार को छोड़कर। कंधार के मामले में कभी मुगलों में रहा, कभी पर्सिया के पास चला गया, तो ये उलट फिर होता रहा। तो बहुत दूरस्थ प्रांत था और उसके कारण अलग अलग थे। जब समय आएगा तब उसको मुक्त कर देंगे। बाकी पूरा जीता गया अकबर के द्वारा क्षेत्र हमेशा अक्षुण्ण है। दूसरी बात कि अभी तक मुगलों ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण नहीं किया। ये अकबर था जिसने प्रशासन के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था लागू की, जिसको मनसबदारी कहा जाता, और वो एक ऐसा प्रशासनिक उपाय था जिसके वजह से कमजोर शासकों के दौर में भी मुगल वंश जो है वो स्थिर बना। तीसरी ओर के जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं थी भारत में, जो हमेशा राजनीतिक अस्थिरता का कारण बना करती, अकबर ने उस सांस्कृतिक विविधता में एकता स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। अपने प्रशासनिक कामों के द्वारा, अपने धार्मिक कृतियों के द्वारा, अपने सामाजिक कृतियों के द्वारा। दीन इलाही भी इसी रूप में एक प्रयास था और इसके लिए बजाते तौर पे उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी, जिसमें विभिन्न धर्माचार्यों को बुला कर करके धार्मिक विचार विमर्श किया जाता है। सबसे बड़ी बात जो उसकी स्थिरता में योगदान देता है, जिसको इतिहासकार नहीं बताता, कि अकबर ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जो वास्तव में मुगल शासन कहना इसको गलत होगा, बल्कि एक कन्फेडरेशन शासन, एक परिसंघ शासन कहना ज्यादा उपयुक्त हो। ऐसा इसलिए
कि जो क्षेत्रीय राजवंश थे, अधिकांश राजपूत, उनके अस्तित्व को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि उनके साथ समझौता किया गया कि आपका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा और आप मुगल मनसबदार के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो इससे दो फायदे हुए राजपूतों को। पहला कि उनके आपसी संघर्ष समाप्त हो गया, और दूसरा कि उनके आय में वृद्धि। एक अपने राज्य से पूरा राजस्व होता था, और दूसरा मनसबदार के रूप में जो उनको वेतन मिलता था वो उनकी अतिरिक्त आय। तो इन सभी कारणों से भारत में एक एकीकृत स्वरूप का दर्शन हम लोगों को होता है। इसीलिए कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो अकबर को महान कहते हैं। अकबर महान था या ना था ये एक अलग विषय है, और उसको बाद के क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी सामान्य रूप से साधारणतः अकबर का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे वो शासक बनता है, आज की क्लास में अपने आप को यहीं तक सीमित रखते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। जो हुमायूं जब निर्वासन काल में था, इस निर्वासन काल में ही उसने एक विवाह किया था, और ये विवाह हमीदा बानो बेगम के साथ किया। और हमीदा बानो बेगम थी कौन? तो फारस के एक सूफी थे, अकबर जंग। इन्हीं की पुत्री। और इस निर्वासन काल में एक ऐसा अवसर आया 1542 का कि एक वीरसाल शासक था जो अमरकोट का राजा था। इसके यहां राजाश्रय प्राप्त किया हुआ 1542 में, और यही अमरसाल के राजा के राजाश्रय के समय ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को 1542 को अमरकोट में एक पुत्र का जन्म हुआ, और जिस पुत्र का जन्म हुआ इसका नाम बदरुद्दीन रखा गया। ठीक है, और यही बदरुद्दीन जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना गया। मोहम्मद अकबर के नाम से जाना गया। इसके बाद घटनाक्रम में परिवर्तन आता है कि फिर जो है वो 1542 के बाद ये फारस चला जाता है हुमायूं। फारस चला जाता है, और इस क्रम में जो अकबर था वो गजनी प्लस काबुल में रहता है।
और जब 6 वर्ष की आयु में, यानी 1551 में 9 वर्ष की आयु में अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद अगला जो 1591 नहीं 1551, अब उसके बाद जब 1555 ईस्वी में सरहिंद का जब युद्ध होता है, तो इसके बाद अकबर को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। जब जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है, तो इस समय अकबर कलानौर में था, या कह लीजिए कि अकबर पंजाब में था। और यहाँ क्यों था? तो अबुल माली जो पंजाब का गवर्नर था, उसके विद्रोह को दबा रहा था। और यही यानी कलानौर में ही उसका राज्याभिषेक कराया, दिल्ली में नहीं। इस तरीके से बचपन से लेकर के राज्याभिषेक का सफर वो तय करता है, और हम लोग को जानना है कि ये कैसे कैसे घटनाएं घटी। अकबर का जन्म हुमायूं के दुर्दिन के समय में हुआ। जब हुमायूं दुर्दिन का शिकार था, उस समय इसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और कैसे कि बिलग्राम के युद्ध के बाद उससे सल्तनत छीन गया और शेरशाह शासक हुआ। तो उसके बाद वो फारस चला गया। फारस में हमीदा बानो बेगम, जो अकबर जानी एक सूफी संत थे, उनकी बेटी से शादी किया। यहाँ पर एक बात बताते चले कि ये खुद सुन्नी विचारधारा का मानने वाला था, लेकिन इसकी पत्नी जो थी वो शिया विचारधारा की थी और शिया ही रही। इसलिए अकबर के रक्त में जो था वो शिया सुन्नी जो है वो दोनों का रक्त शामिल है, जबकि दोनों की नस्लें अलग अलग हैं। अकबर का हुमायूं का जो नस्ल था वो दूसरा था, वो चगताई तुर्क था, लेकिन हुमायूं की बीवी चगताई तुर्क नहीं थी, ये शिया। अब ऐसे में पुनः जो है वो वहां के राजा से, जो शाह तहमास था ईरान का राजा, उससे बन नहीं पाई, तो वापस जो है वो भारत चला आया। तो भारत में तो शेरशाह का शासन था। तो सिंध में एक छोटी सी रियासत थी अमरकोट, इसका राजा था वीरसाल। तो वीरसाल के यहाँ राजनीतिक आश्रय मांगा तो उसने दे दिया। यही अकबर का 15 अक्टूबर 1542 को जन्म होता है। जिस समय जन्म होता है उस समय उसका बदरुद्दीन नाम था। यही बदरुद्दीन बाद में चल करके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है। अब इस बीच क्या हुआ कि अमरकोट के राजा से किसी कारणवश अकबर के संबंध अच्छे नहीं थे। तो अमरकोट के राजा ने राजनीतिक आश्रय देना बंद कर दिया, किसको? हुमायूं। अब जब बंद कर दिया तो हुमायूं उस समय निर्वासित हो गया पुनः। तो हुमायूं के साथ इस समय एक उसका बहुत बड़ा सहयोगी था, जिसका नाम था बैरम खां। ये बैरम खां कौन था साहब? तो बैरम खां भी शिया कराइकुल जाति का था, और ईरान से जो है भारत में आया था, और इसके हुमायूं से बड़े अच्छे संबंध हो गए थे। इसलिए ये एक प्रकार का मित्र की तरह रहता था, और बुरे दिनों में कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। तो बैरम खां के मध्यस्थता से जो ईरान का शासक था शाह तहमास, वो तैयार हो गया कि ठीक है, हम आपको राजनीतिक शरण देते हैं। तो अब पूरे
कुंभा को तो साथ लेकर के नहीं जा सकता था हुमायूं, तो उसने अकबर हमीदा बानो बेगम को यहीं छोड़ दिया। कहाँ? इंडिया में। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट किया है हमने, यहाँ पर पूरा एक घटना है कि 4 साल तक जो है वो जो बाबर की पत्नी थी माहम अनगा, वो देखभाल करती है, उसके निगरानी में रहती है, और कामरान की पत्नी जो है उसको अपना दूध पिलाती है। जो कामरान इसका भाई था, इसका हुमायूं का। तो एक तरफ कामरान अपने भाई का दुश्मन, और दूसरी तरफ कामरान की पत्नी अपने दुश्मन के भाई के बेटा को दूध पिला रही है। ये कंट्रास्ट हिस्ट्री। फिर उसके बाद हुमायूं आता है और कामरान को पराजित करता है। तो उस समय की घटना है कि काबुल क्योंकि उसके कब्जे में था अकबर, तो जब दोनों भाई के बीच लड़ाई हो रही थी तो अकबर को जो है वो 4 साल के बच्चे को वो सामने खड़ा कर दिया दीवार पर कि लो अपने बच्चे को ही मारो। और हुमायूं उस समय तक तोप में आग लगा चुका था। अगर बैरम खां तोप को उठा करके अलग नहीं करता तो अकबर की मृत्यु उसी समय हो जाती। बैरम खां देख लिया था कि कामरान ने जो है अकबर को जो है वो बुर्ज पर बैठा दिया, आइए बुर्ज पर ही तोप चला रहा, तो इस ढंग से बचा। फिर उसके बाद वापस चला गया वो हुमायूं, और इस बीच ये काबुल में रहने लगा। काबुल में भी जो है वो दूसरे की निगरानी में रहा। जब 6 वर्ष का हुआ तो पुनः जो है हुमायूं आता है, इसका खतना संस्कार संपन्न करता है। और उसी समय आसुद्दीन मोहम्मद जो एक बहुत बड़े टीचर थे अपने समय के, उसको अकबर का शिक्षक नियुक्त करता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अकबर को शिक्षक नियुक्त किया गया विश्व उस समय के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति को, लेकिन अकबर पढ़ नहीं पाया। जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर था, अशिक्षित था, उसी तरह से अकबर भी अशिक्षित। और लेकिन अकबर दूसरों से पढ़ करके सारी किताबों की जानकारी रखता है। जो उस समय नॉलेज के जितने बुक थे वे सब दूसरों से पढ़ करके सुनता था और उसको सारी चीजें याद है। लेकिन युद्ध गतिविधियों में जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सब में जो है काफी माहिर था। कहा जाता है कि एक हौदा बनाया था अकबर ने, और हौदे में हाथी रखते थे, हाथी से वो मल्ल युद्ध करता था, यानी कुश्ती लड़ता था। तो इस तरीके के उसके व्यक्तित्व। अब 9 वर्ष की जब कामरान की मृत्यु हो गई और गजनी उसके कब्जे से निकल गया, तो 9 वर्ष की अवस्था में 1551 ईस्वी में जो पश्चिमोत्तर भाग था उस पर हुमायूं कब्जा करने में सफल हो जाता है। तो वहीं बदख्शां, गजनी, ये सब हुमायूं के कब्जे में चले जाते हैं। तो वहां जो है गजनी का सूबेदार बना देता है 9 साल की अवस्था में इसको अकबर, और एक अपने बहुत प्रिय मित्र को उसका संरक्षण यह अतालिक बना। और उसके बाद फिर 1555 का मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं सूर वंश के अंतिम शासक सिकंदर सूर को पराजित करने में सफल रहता है, और फिर भारत में मुगल वंश को पुनरुत्थान। लेकिन दुर्भाग्य से वो 6 महीने ही जीवित रहा। जब वो दिल्ली में उसकी मृत्यु हुई तो उस समय अकबर दिल्ली में नहीं, उस समय अकबर पंजाब में अबुल माली एक विद्रोही था, उसके विद्रोह को दबाने में व्यस्त था। और इसी समय उसे जानकारी मिली कि मेरा पिता जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस समय बैरम खां उसके साथ, अकबर के साथ। अकबर की अवस्था इस समय 13 वर्ष 8 महीने का, यानी लगभग 14 वर्ष का आप मानिए, तो अल्पायु था। तो बैरम खां इसका अतालिक था, इसके निगरानी में था। बैरम खां ने फौरन कलानौर में इसका राज्याभिषेक करा। जिस समय इसका राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर के पास मात्र पंजाब का कुछ भाग
और मात्र 5,000 सैनिक थे, इससे अधिक सैनिक नहीं। और उधर हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो 17 दिनों तक, चूंकि कलानौर से दिल्ली पहुंचने में अकबर को 17 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 17 दिन। तो 17 दिन तक जो है वो हुमायूं के मौत को छिपाए रखा गया। उसकी लाश छुपा दी गई, दफन नहीं किया गया, और हुमायूं मर गया ये किसी को बताया नहीं। लेकिन 17 दिन हुमायूं झरोखा दर्शन में दर्शन देता था, यानी जहां से जनता देखती थी वहां करके हुमायूं बैठ जाता। तो कैसे बैठता? तो उसका एक हमशक्ल था हुमायूं, जिसका नाम था मुल्ला बेकसी। ठीक है, मटेरियल्स में है, घबराइएगा नहीं, आने दीजिए। मुल्ला बेकसी उसका हमशक्ल था। तो अब दूर से जनता देखती थी तो हमशक्ल था ही, उसी को उसका ड्रेस पहना के बैठा दिया गया। तो हाँ, हुमायूं जिंदा है, जबकि हुमायूं मर चुका था, उसकी लाश जो है पड़ी हुई थी। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विद्रोह नहीं हुआ। उसके बाद जब अकबर वहां से आया तब ये न्यूज़ फ्लश किया गया कि हुमायूं की तो मृत्यु 17 दिन पहले हो गई। जिसको आप देखते थे वो कौन था? तो मुल्ला बेकसी। और तब अस्थायी रूप से जो है वो राज्याभिषेक कराया गया और वो भारत का शासक बनने लगा। ठीक है, अब देखिए साहब, अगला टॉपिक ये है कि अकबर और अफगान। अकबर एवं हम ये आज की क्लास में प्रारंभिक जो पीरियड है उसका हम उसी पर फोकस कर रहे हैं, ताकि उसका उत्थान को आप बढ़िया से समझ जाएं, और उसके बाद हम उसके बाकी टॉपिक को पार्ट वाइज करके पढ़ाएंगे। आपको थोड़ा 2-3 क्लास चलेंगे, इसमें घबराइएगा नहीं। अब देखिए कि जब बैठा वो गद्दी पर, राज्याभिषेक उसका हुआ, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो उसके समक्ष उपस्थित हुआ वो अफगानों का। अफगान अभी समाप्त नहीं हुए, सूर्यवंश समाप्त हो गया था, ये बात सच था, लेकिन अफगान अभी समाप्त नहीं हुए। तो अफगानों का चैलेंज किस रूप में सामने आया? तो अफगानों का चैलेंज इस रूप में सामने आया कि आपने नाम सुना होगा कि शेर शाह के बाद जो अगला शासक था वो कौन था? तो इस्लाम शाह था, इसका पुत्र। अब देखिए, यहां पर आपको यह हम बताना चाहते हैं, दिवाकर जी प्लीज, यहां पर यह बताना चाहते हैं हम आपको कि इस्लाम शाह का ठीक है 10 वर्षों का शासनकाल लगभग रहा, 9-10 वर्षों, लेकिन ये निष्कंटक नहीं रहा। 2-3 अफगान और पैरेलल रूप से सत्ता का दावा कर रहे हैं, जिसमें एक सिकंदर सूर्य था जो बाद में शासक घोषणा की। उसी समय 2 अफगान शासन कर रहे हैं, इस्लाम शाह अलग शासन कर रहा है। ऐसे परिस्थिति में अफगानों के बीच में ही अंतर्द्वंद या कहिए कि गृह युद्ध शेरशाह के मरने के बाद शुरू हो गया। इस्लाम शाह इससे बचने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेमू। इसका वास्तव में नाम हेमचंद्र था। इसके बारे में कहा जाता है कि दूसर जाति का बनिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वास्तव में दूसर जाति का ब्राह्मण था, इसलिए हम दोनों लिख देते हैं। इसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि बनिया था कि ब्राह्मण, ठीक है, लेकिन काफी योग्य था ये, और अपने जीवन के आरंभिक बेला में ये बाजार में नमक बेचा करता था।
लेकिन योग था। तो इस्लाम शाह ने इसको माप तौल अधिकारी शुरू में बनाया, लेकिन योग्यता के बल पर ये धीरे धीरे जो है वो इस्लाम शाह का प्रधानमंत्री बनने में सफल रहा, यानी वजीर। बात समझ में आई? और प्रधानमंत्री बनने में सफल रहा तो इसने इस्लाम के लिए, इस्लाम शाह के लिए कुल 24 युद्ध लड़े। कितना? जिसमें से 22 युद्ध ये जीता। इस्लाम शाह क्या कर रहा था भाई? वो चुपचाप आराम कर रहा था। तो जो युद्ध करेगा असल शक्ति उसी के पास चल जाएगी। इस्लाम शाह वास्तव में एक मुखौटा था। सूर्यवंश की वास्तविक शक्ति किसमें चली आई थी? हेमचंद। और ये सफल क्यों हो गया था? क्योंकि शेर शाह ने जिस प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी, उसमें कोई धार्मिक और जातीय भेद को उसने जगह ही नहीं दिया। उसने पूरा योग्यता को जगह दिया था। उसके द्वारा स्थापित प्रशासन में जो भी योग होगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसी परिपाटी के तहत हेमू जो है वो आगे बढ़ गया। अब साहब ये योग तो था ही हेमू, योग के साथ साथ क्या था? महत्वाकांक्षी भी था, एम्बिशियस भी था। महत्वाकांक्षी किस बात का था ये? तो राजा बनने का महत्वाकांक्षी। सूरों का जो आपसी लड़ाई इसने देखा और गृह युद्ध देखा, तो देखा कि ये तो जो इस्लाम शाह है, जो मुख्य शासक है, तो हमारे बल पर हम हैं तभी तक ये हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो ये शासक वगैरह नहीं रहेगा। तो फिर काहे ना हम ही शासक बन जाए। तो ये इसकी महत्वाकांक्षा जागी। किसकी? हेमचंद्र की या हेमू। अब ऐसे परिस्थिति में जब सूचना मिली कि हुमायूं की मृत्यु हो गई और अकबर शासक बन गया, तो यहां पर होता यह है कि राज्याभिषेक के बाद पुनः अकबर को पंजाब जाना पड़ता है। पुनः अकबर को पंजाब जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जो हेमचंद्र था वो 1556 ईस्वी में 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तरदी बेग से दिल्ली और आगरा पर सिकंदर खां से ये जीत लेता है। ठीक है, और स्वयं को राजा घोषित कर देता है। ठीक है, यानी मुगल फिर खत्म हो गए। कब? तो 7 अक्टूबर 1556। जो दिल्ली और आगरा उसके अधिकार में था मुगलों के, वे अब अधिकार में नहीं रहा। अब दिल्ली और आगरा का शासक हेमचंद्र बन गया, यानी हेमू। और तरदी बेग भाग करके कहां चला गया? तो पंजाब, ये सूचना देने कि हम हार गए। जब ये पहुंचा तो अगर अकबर रहता तो तस्वीर दूसरी रहती, लेकिन निर्णय करता अकबर नहीं था, निर्णय करता बैरम खान था।
तो आप फिल्म देख रहे होंगे, उसका एक दृश्य बताना चाहते हैं। जोधा और अकबर आया था, उसमें इस दृश्य को फिल्मांकन किया गया है। तो वो दृश्य सच है। जब प्रताप सिंह की किताब ये और डिटेल में पढ़िएगा तो ये बात है लिखी हुई कि उस समय तर्दी बेग आया तो तर्दी बेग को मौत की सजा दी गई कि तुम भाग के क्यों चले आए, और अकबर इसके लिए तैयार नहीं था कि उसको मौत की सजा दी। बैरम खान ने मौत की सजा दी और उसने कहा कि तुम जो हो इसके गर्दन को सब लोगों के सामने उड़ाओ, और उसको हाथ पैर बांध के रख दिया गया। अकबर मारना नहीं चाह रहा था, वो चिल्लाता है तो बैरम का हाथ पकड़ के उसका गर्दन पे वार कराता है, जिससे उसके गर्दन धड़ से अलग हो। तो बैरम खां का यह तर्दी बेग की हत्या का कृत्य अकबर के दिल में चुभ गया, जो आगे आकर के बैरम खां के पतन का कारण बनता है। लेकिन बैरम खां यहाँ पर यह कृत्य इसलिए करता है कि जो बाकी बचे हुए फौज थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। उसके पास 30,000 की फौज थी, अकबर के पास अभी 5,000 से बढ़कर 20,000 फौज हुई, और इस 5,000 से जो 20,000 फौज हुई थी उसमें बहुत सारे नए थे। तो अगर साम्राज्य पतनशील हो रहा है तो फौजी भी भागना शुरू कर देंगे या लड़ने से इनकार कर देंगे, जो उस समय की परिस्थिति है। तो फौज को अपने अंडर बनाए रखने के लिए, उनमें भय पैदा करने के लिए तर्दी बेग की हत्या की। और उसके बाद वो वहां से पंजाब से फौज लेकर करके अकबर और बैरम खां दिल्ली की ओर बढ़ता है। तो दिल्ली में 5 नवंबर 1556 ईस्वी तब 5 नवंबर 1556 को एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम था पानीपत का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में अकबर विजित होता है। अब देखिए, पूरे युद्ध का विवरण अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से है कि जब पंजाब से चला तो कोई भी युद्ध के लिए चलता है तो उसका एक अग्रगामी दस्ता चलता है, जो आगे की बातों को देखते हुए पीछे में जानकारी देता जाता है, ये नियम। और जिसके विरुद्ध युद्ध होता है वो भी अपना अग्रगामी दस्ता भेजता है कि वो भी जो शासक है उसको समाचार देता रहे। तो अकबर का जो अग्रगामी दस्ता था वो हेमू के अग्रगामी दस्ते से पराजित हो, यानी शुरुआत भी उसकी हार हुई। और जब पानीपत के मैदान में पहुंचा तो उसको रोक लिया गया अकबर को, हेमू की फौज के द्वारा। नहीं, युद्ध का मैदान कहाँ होगा? तो पानीपत। अब 5 नवंबर को जब युद्ध शुरू होता है तो अकबर पराजित होता हुआ चला जाता है हेमू से, हेमचंद्र से, जीतता नहीं। लेकिन इसी बीच एक आर्मेनियन निशानेबाज था, तीरंदाज जिसको बोलते हैं, वो बैरम खां उसको बहाल करके रखे हुए था। तो फौज में होता था कि उसको युद्ध नहीं करना है। वो तीरंदाज इसलिए होता था कि शासक को किसी ढंग से मार दो। मध्यकाल में शासक की मौत इसलिए की जाती थी कि अगर शासक मर गया तो फिर फौज भाग जाती। तो वही एक तीर हेमू की आंख में लगी और वो हाथी के हौदे से गिर पड़ा, और जब गिरा तो फिर उसकी फौज में भगदड़ मच गया, जिसकी वजह से अकबर जीत गया और हेमू हार गया। तो आर.पी. त्रिपाठी ने इसीलिए कहा है कि हेमू की पराजय जो है एक मात्र संयोग था और अकबर की जीत दैवी कृपा थी। सैनिक शक्ति के बल पर अकबर पानीपत के द्वितीय युद्ध को नहीं जीत सकता। तो अकबर जो पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता तो वो जीता इसलिए क्योंकि उस पर ईश्वर ने जो है कृपा की, और शक्तिशाली हेमू था, जितना इसको चाहिए था। लेकिन इसकी हार मात्र एक संयोग था। संयोग क्या भाई? तो इसके आंख में तीर लगी। अगर तीर नहीं लगती, हौदे से नहीं गिरता,
तो फिर हेमू या हेमचंद्र कभी भी पराजित नहीं होता और मुगल वंश का वहीं पर अंत है। तो ये इंपॉर्टेंट है पानीपत के द्वितीय युद्ध, ठीक है। यानी यहां से ये प्रमाणित हो गया कि अब जो है स्थापित हो गया सत्ता किसका। अब अगला टॉपिक, इसी प्रारंभिक बातें सब चल रही है, ठीक है। प्रारंभिक बात समझ लीजिए, तब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे। अगला जो टॉपिक से आपको देखना है वो ये कि बैरम खां का पतन। क्या चीज? बैरम खां। इस पर बहुत सवाल आते हैं, इसलिए इसको भी अच्छे से देखिए। देखिए साहब, बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक ये अकबर का अतालिक रहा, क्योंकि हुमायूं ने इसे अतालिक बनाया था। अतालिक का मतलब क्या? संरक्षक, पैटर्न, पैट्रोन माने देखभाल करने वाला। क्योंकि बच्चा था, लगभग 14 साल उम्र हो रही थी तो मैंने बना दिया। और ये अपने मित्र या अपने शासक हुमायूं के प्रति काफी स्वामी भक्त था। ये कराईकुल तुर्क था और शिया विचारधारा का मानने वाला था। ईरान से आकर के यहाँ हुमायूं की नौकरी की थी इसने, और हुमायूं का हमेशा स्वामी भक्त रहा था। जब हुमायूं के बुरे दिन आए तो कभी भी जो है वो उसका साथ नहीं छोड़ा। जब ईरान में राजराश्रय मिला शाह तहमास्प के द्वारा हुमायूं को, तो इसमें 100% भूमिका निभाई थी बैरम खां ने। क्योंकि शाह तहमास्प भी शिया था, बैरम खां भी शिया था, वहीं का रहने वाला था, तो उससे भी संबंध थे उसके। तो ऐसी परिस्थिति में उसको राजराश्रय दिलवाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राजराश्रय का मतलब ये नहीं कि हुमायूं वहां चला गया, राज दरबार में एक कमरा मिल गया और उस कमरे में खाना आ रहा है, सो रहा है और टहल रहा है, नहीं। राजराश्रय देने का मतलब था कि उसके साथ जितने लोग आए सब रहेंगे। तो राजा है तो फौज भी आएगा, और साथ ही साथ भविष्य में वो सैनिक सहायता अगर चाहेगा तो शाह तहमास्प देगा। तो जो गजनी और काबुल की विजय की वो अपने और शाह तहमास्प के सेना के सहयोग से किया। तो ये खर्चीला चीज था राजनीति का आश्रय देना। साथ ही इस बात का भी डर रहता था कि हो सकता था कि इसका जो विरोधी है वो हम पर आक्रमण कर दे। इसलिए राजनीति का आश्रय देना कोई मामूली बात नहीं था। इल्तुतमिश ने दिया था राजनीतिक आश्रय जलालुद्दीन मंगबर्नी को, क्यों नहीं दिया था? क्योंकि जरा चंगेज खां आक्रमण कर देता। तो इसलिए बहुत बड़ी बात थी। तो इसमें बैरम खां की भूमिका थी कि शाह तहमास्प को तैयार कर, और वही राजनीतिक आश्रय से पुनर्विजित किया भारत को हुमायूं। तो इसलिए बैरम खां का भूमिका अकबर के उत्थान में बहुत, अगर ना होता तो अकबर रहता ही, जैसे आपने यहाँ देखा। तो भाई पतन कैसे हुआ? तो ये जो अकालीक का पीरियड था, इसमें जितना भी काम हुआ 56 से लेकर 60 तक, वो काम सब का सब बैरम खां करता था, अकबर नहीं करता। अब 60 का समय जब आया तो साहब ईस्वी में बैरम खां एवं अकबर के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। और इस विवाद के
बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि निम्न कारण। सबसे पहला कारण तो यह था कि अकबर 18 वर्ष का हो चुका था और वो स्वयं निर्णय लेना चाहता था, किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। दूसरा कि अध का खेल का प्रभाव था। तीसरा कि साहब दर्दी बेग, हेमू और मऊ के तख्त पर दर्दी बेग, हेमू और मऊ के तख्त पर की हत्या का मामला, और चौथा के न्यायाधीश के रूप में शेख गदाई की नियुक्ति। शेख गदाई की नियुक्ति। ये 4 मामले ऐसे थे जिसके वजह से अकबर और बैरम खां के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और कहा जाता है कि बैरम खां का पतन इन्हीं कारणों से। सबसे पहली बात देखिए ये कि जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ था अल्पायु था, लेकिन समय गुजरने के बाद 60 तक उसकी आयु 18 वर्ष होती। तो जब आदमी बड़ा होता है तो किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। आप भी बड़े हो जाइएगा, नौकरी लग जाएगी, तो आप अपने पिताजी के नियंत्रण में नहीं रहिएगा कि हमको कभी आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर ज़्यादा वो प्रेशर आप देंगे तो आप विद्रोही हो जाइएगा। नहीं गौरव जी बोल रहे नहीं चलता है। लेकिन आम परिपाटी ये आप होंगे नहीं विद्रोही। क्या चलता है, मजाक नहीं बोलता। नौकरी लगेगा तो नहीं, चलिए अच्छी बात है। लेकिन आम ये होता है कि उम्र होने के बाद शासक के पद पर बैठने के बाद जो है लोग अपना स्वतंत्र निर्णय लेता है। तो अब ये नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति हमको गाइड करे, तो ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा भी थी कि अब बहुत हो गया, 4 साल आपका बात मान लिया, अब हमको स्वतंत्र रूप शासक करने दीजिए। जब हर बात पर टोका टोकी ठीक नहीं। चलिए नहीं, आप अगर डीएम बन जाइएगा तब भी आप अपने माँ बाप का अनुसार डीएम भी नहीं कीजिएगा। डिबेट हुआ था मेरे गांव में बैठ के, आप डीएम बन जाएगा तो माँ बाप को क्या कैसे दीजिएगा नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पर बोलेगा देखिए माँ बाप अब घर में है, हम जो है डीएम बन गए, हमको पता है कानून कायदा क्या होता है, उसके मुताबिक शासक चलता है, यही ना होता है। तो ये शासक बन गया था, उम्र हो चुका था इसका, तो स्वयं निर्णय लेने का इसमें क्षमता थी। तो एक तो व्यक्तिगत भी इस बात को प्रेरित कर रहा था कि बैरम खां के अधीन नहीं रहे, और साथ साथ परिस्थितियां भी उसके पक्ष में होते हुए, बैरम खां के विरुद्ध और अकबर के पक्ष में होते हुए। कैसे? तो एक दरबार में अध का खेल बन गया। अध का खेल क्या था? एक ग्रुप था दरबार में, जिसमें महामनगा थी, जीजी अनगा थी, सरफुद्दीन था, और इसकी जो माँ थी यानी हमीदा बानो बेगम, ये 5 लोगों का एक ग्रुप था, और ये बैरम खां के विरोधी हो गया। इसकी माँ, इसकी दादी, इसका चचेरा भाई, इसका अपना भाई, सब मिल करके इसको समझाने लगे कि अब बैरम खां के अंडर में शासन करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो, जितना जल्दी हो मुक्त हो। तो
तो माँ दादी बोल रही है, भाई बोल रहा है, तो कुछ तो असर होगा। तो अत का खेल बैरम खां के खिलाफ हो, यानी अत का खेल ग्रुप बैरम खां के विरुद्ध हो। ये दूसरा कारण। तीसरा कि 3 हत्याएं अकबर से करवाया था बैरम खां आरंभिक बेला, तर्दी बेग का, हेमू का और मऊ के तख्त। और अकबर उस अल्पायु में हत्या करने के लिए तैयार नहीं था, और तीनों में उसका विचार था कि इनको जेल में डाल दिया जाए, इनको मारा नहीं जाए, इतने बड़े मुजरिम ये नहीं है, इनको मार दिया जाए। और बैरम खां का दृष्टि इसमें अलग था कि नहीं, दुश्मन दुश्मन होता, अगर जीवित रहेगा तो किसी भी समय षड्यंत्र करके सत्ता के लिए चैलेंज बन सकता है। और दिक्कत की बात है कि उसी के हाथ से मरवाता, तो जो अनिच्छुक है उससे काम करा रहे हैं, तो एक विरोध का कारण बन जाता है। तो तर्दी बेग या हेमू या मऊ के तकमल की हत्या भी अकबर और हेमू के बीच दूरी का कारण। और अंत में कि अभी तक न्यायाधीश सुन्नी था, इसने शेख गदाई को जब न्यायाधीश बना दिया तो वो शिया था। तो दरबार के जो अधिकांश लोग थे वो सबके सब सुन्नी थे। तो काम भरने शुरू कर दी कि देखिए अब सुन्नियों का दौर खत्म हो रहा है, अब बैरम खां खाली शियाओं को ऊंचे ऊंचे पद पर बैठाना शुरू किया। तो एक समय आएगा कि आपका तख्ता जो है उलट जाएगा और बैरम खां खुद शासक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो इन कारणों से प्रभावित होकर के बैरम खां को 3 प्रस्ताव दिए। पहला प्रस्ताव तो ये दिया कि चंदेरी और काल्पी की जागीरदारी दूसरा, दरबार में गुप्त सलाहकार, और तीसरा मक्का की यात्रा। ठीक है। तो देखिए अकबर बैरम खां के विरुद्ध हो गया इन कारणों से, लेकिन ये जितने भी कारण थे जो बताए गए वो बैरम खां के स्वामी भक्ति के विरुद्ध अकाट प्रमाण नहीं। अबे तो शेख गदाई को जो है बना दिया न्यायाधीश, तो पूरा प्रशासन सिया के पास ना चला गया, तो अब शक कर रहे हैं। तर्दी बेग, तख्तमल और हेमू को मरवाया तो अपने लिए ना मरवाया, आपके लिए मरवाया कि रहेगा तो आपके लिए चैलेंज बनेगा। आपकी माँ और भाई ये सब शिकायत कर रहे थे, इसके लिए हम क्या दोषी? उनका बीमारी है, वो जाने कि कैसे हमको आपके विरोधी समझ रहे हैं। तो कोई अकाट बात नहीं थी। और दूसरी बात, ये जो एहसान था अकबर पर और अकबर के बाप पर बैरम खां, उसको भूला नहीं जा सकता था। उसके सामने ना ही उसका बाप और ना ही अकबर हाथ उठा के बात कर सकता, क्योंकि एहसानों में डूबा हुआ था बैरम खां। अगर दुर्दिन में बैरम खां साथ नहीं देता तो हो सकता था कि हुमायूं भी जीवित नहीं बचता। उसके अपने भाई तो दुश्मन थे, अपने लोग तो दुश्मन थे। तो इसलिए अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि साहब वो बात कर सके, तो आगरा चला गया और आगरा से चिट्ठी लिखा। किसको? बैरम खां को। बैरम खां दिल्ली में अब्दुल लतीफ नामक एक व्यक्ति को चिट्ठी दिया कि जाइए बैरम अंकल को दे दीजिए। तो अब्दुल लतीफ चिट्ठी लेकर के आया
बैरम अंकल खोले। तो जो आदमी इतना उदार था हुमायूं और अकबर के लिए, उसको ये चिट्ठी पढ़ के क्या हो, दुख लगेगा कि हम जिसके लिए इतना किए उसको आज तक हम पर यकीन नहीं हुआ। तो ये तो हमारे लिए बहुत बुरा दिन है यार। तो जागीर दे रहा था चंदेरी और कहाँ का, कालपी का। अगर लालची होता तो ले लेता जागीर की, चलो आराम से बुढ़ापा कटे। या गुप्त सलाहकार के आपकी महाली में रहिए लेकिन इंटरफेयर मत कीजिए, खाली कमरा में बैठ कर देखते रहिएगा, कुछ समझ में आएगा तो गुप्त रूप से बोलिएगा, हम उसी प्रशासन में आपका हस्तक्षेप नहीं है, ये भी हमको एक्सेप्ट। अगर कुछ नहीं चाहते तो मक्का चले जाइए, वहां जाके इबादत कीजिए, पूजा पाठ। तो बैरम खां कोई लालची नहीं था। उसका ये कदम इस बात को प्रमाणित करता है कि मुगलों के प्रति क्या कितना स्वामी भक्त था। अब देखा कि कोई लोग की कद्र ही नहीं हमारी है, तो फिर मक्का की यात्रा को उसने प्रश्रय दिया कि ठीक है, हमको कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे लिए अच्छा है कि आप खुदा की इबादत करें, और वो चला गया। मच्छीवाड़ा पर पहुंचता है जहाँ पर मुबारिस खां के बाप को मारा था। तो मुबारिस खां का प्लान था, उसने रात में सोते समय इसकी हत्या करके वहीं पर लाश छोड़। कहा जाता है 5 दिन हफ्ता दिन बाद वहां से कोई फकीर गुजर रहा था, तो उन फकीरों ने जो है वो मच्छीवाड़ा में बैरम खां के लाश को सुपुर्दे खाक, यानी अंतिम संस्कार। तो इस ढंग से बैरम खां का हम समझते हैं कि आप अकबर के उदय के इस आरंभिक पक्षों को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। कल हम के क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे, टॉपिक होगा अत का खेल का खेल और पेटीकोट शासन, यानी अकबर के 60 से लेके 64 वर्ष, 1560 से 1564 तक का जो पीरियड है, उसको इतिहासकार एक स्मिथ हैं, वो कहते हैं कि इस काल को पेटीकोट शासन कहा जाए। अब क्यों कहा जाए, ये पूरी व्याख्या जो है वो कल की क्लास में होगी, तब आगे साम्राज्यवाद करेंगे।